हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कृषि मूल्य नीति जो है उससे संबंधित टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। कुछ हिस्सा जो है इसका आधा रह गया है, तो वह जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अभी करने वाले हैं। इसमें छोटे से टॉपिक बचे हैं। एक बचा हुआ है कि कृषि मूल्य नीति को जो निर्धारित करते हैं तो उसके कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं, और कृषिगत लागत मूल्य आयोग जो है वो भी बचा हुआ है। तो ये दोनों छोटे से टॉपिक हैं, आज ही कवर हो जाएंगे। देखो, कृषि मूल्य का निर्धारण करते समय कुछ फैक्टर विशेष रूप से सरकार ध्यान में रखती है। तो वो फैक्टरों में विचार करना पड़ेगा कि सरकार क्या करती है कि कीमत इतनी भी कम नहीं होना चाहिए कि उसके कारण जो किसान हैं उनका नुकसान हो। ठीक है, बल्कि यहाँ ध्यान ये रखा जाता है कि वे उच्चतर कृषि उत्पादन कर सकें, निवेश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सके और निवेश में लगातार वृद्धि हो सके। ठीक है, तो ये सब जो कारक हैं विकासशील देशों में, खासकर भारत जैसे देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि ये भी नहीं देख सकते कि अरे कीमत आप इतनी कम नहीं कर सकते हैं कृषि से संबंधित पदार्थों की, तो कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ाई भी नहीं जानी चाहिए। अधिक अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, खरीद नहीं पाएगा। जैसे कल उदाहरण भी दिया था कि चूंकि 140 करोड़ करोड़ की आबादी में लगभग एक बड़ा भाग, खास करके एक चौथाई भाग तो ऐसा है जो गरीबी की रेखा के नीचे है, बढ़ी हुई खाद्यान्न कीमतों पर वो उसको खरीद नहीं सकता है। तो इसलिए खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है उस पर उन्हें खर्च करेगा। तो इसलिए सरकार क्या करेगी, कृषि मूल्य निर्धारित करते समय सरकार ध्यान में रखेगी कुछ फैक्टरों को, है ना। जैसे पहला फैक्टर है कि उचित पारिश्रमिक, कि जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उन किसानों को उत्पादन जो वो करते हैं उसका उन्हें उचित मूल्य मिले। चूंकि यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है सरकार को कि 80% लगभग जो किसान है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, वो छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। छोटे और सीमांत किसान उसे कहते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। दूसरी बात क्या आती है, एक तो छोटे किसान हो गए, फिर मानसून की अनिश्चितता, फिर इसके बाद आता है कि अपने उत्पाद के लिए बाजार की कीमतें स्टेबल नहीं रहती है, कभी बहुत ज़्यादा कीमत मिल जाती है, कभी उनको कोई पूछता भी नहीं है, तो उन्हें रिस्क उठाना पड़ता है। तो उन सबको ध्यान में रखकर वो उचित पारिश्रमिक की बात आती है। क्योंकि औद्योगिक उत्पाद क्या होते हैं, औद्योगिक उत्पाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। जब उन्हें लगेगा कि हमारी चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं वो सप्लाई घटा देते हैं, और उन सप्लाई घटाना उनके हाथ में होता है। लेकिन यहाँ कृषि संबंधित क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता है। कृषि वस्तुओं में प्रतिस्पर्धी मार्केट की कई सारी विशेषताएं होती है कि एक तो क्या होता है, देखो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लग एक जैसे होंगे, सारे किसान एक ही प्रोडक्ट उत्पादित करते हैं, उसकी क्वालिटी भी लगभग एक जैसी होती है ना। तो छोटे छोटे जो खरीदार हैं और विक्रेता, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इस कारण से ये भी सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि उचित पारिश्रमिक उन्हें मिले। तो इन कारक का सीधा सीधा ये है कि उत्पादकों का नियंत्रण जो है वो नहीं रहता है। यानी कि किसान जो है, किसान तय नहीं कर सकता है कि उसकी फसल का क्या प्राइस होगा, है ना। इसलिए सरकार यहाँ पर उचित पारिश्रमिक मूल्य जो है एक रेंज में वो डिसाइड कर लेती है, जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस रहता है उसके माध्यम से। एक पॉइंट यहाँ पर याद ये कर सकते हो। अब बेकिसान जो कम संपन्न, यहाँ पर सरकार का और भी फैक्टर है कि ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो सरकार को ये, उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि देखो जो किसान हैं, जिन जो गरीब किसान हैं या कि अमीर नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज वो किस लिए लेते हैं, बीज के लिए कर्ज लेंगे, कीटनाशकों के लिए कर्ज लेंगे, पेस्टिसाइड्स के लिए कर्ज लेंगे। अब उस कर्ज को उन्हें चुकाना भी है।
तो इसलिए चुकाने के लिए पैसा भी मिल जाए, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए भी पैसा मिल जाए, तो उचित पारिश्रमिक जो है उन्हें दिया जाए इसलिए। और इसका सीधा-सीधा हम उदाहरण भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है, इसके साथ-साथ पंजाब हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ देखने में आया है पिछले 2 दशक में, यानी 20 सालों में, कि किसान जो है आत्महत्या के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और किसान आत्महत्या क्यों? कि वो अपना जो है वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, फसल का उत्पादन इतना नहीं होता है कि वो लिए हुए कर्ज की भरपाई कर सकें, और जिनसे कर्ज लिया है उनके द्वारा अनावश्यक दबाव डाला जाता है। बहुत अधिक मामलों में फसल विफल हो जाती है, कीमत जो है उन्हें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो उचित पारिश्रमिक एक फैक्टर ये यहाँ पर आ जाएगा, याद रखना। और इसको लेकर के ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई काम नहीं किए, आज़ादी के बाद से भी इस मामले में इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया गया है, और सरकार जो है लगातार इस पर काम भी कर रही है। पिछले 20 सालों में विशेष रूप से अभी 20 सालों में जो सीन चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि देखो, सरकार पहले क्या होता था, बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती थी। सब्सिडी कैसी? यानी सस्ती बिजली उनको प्रदान की जा रही है, सस्ते जो हैं उर्वरक उनको प्रदान किए जा रहे हैं, बीजों पर भी सब्सिडी मिलती थी, सिंचाई पर भी मिलती थी। लेकिन जब से उदारीकरण के बाद से दबाव डलना सरकार पे शुरू हुआ, तो अब ये जो सब्सिडी है धीरे धीरे कम करती जा रही है। तो अब कम करती जा रही है, इसका मतलब है कि किसान जो फसल उत्पादित करता है, उस उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ जाती है, यानी किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस सेक्टर में वृद्धि दर, निवेश, ये लगातार कम होता जा रहा है, इसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है। आधारभूत संरचना, इन सब से कोई विशेष लाभ इसको नहीं हुआ है। तो उचित पारिश्रमिक जो है वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। दूसरा है, कृषि मूल्य नीति के निर्धारण का फैक्टर आता है कि न्याय संगत आय वितरण। इनकम जो है वो इनकम इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि जैसे सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया है, तो वो सरकार कुछ फैक्टरों को ध्यान में रख के कर रही है। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार किसानों की उपज का एक बड़ा हिस्सा परचेज करेगी, प्रोक्योर करेगी, जिसे हम प्रापण कीमत भी बोलते हैं, और उसको खरीदने के बाद वह अपने वेयर हाउस में उसे स्टोर करेगी। और उसके बाद जो वह वर्ग जो बाजार मूल्य पर खाद्यान्न सामग्री को नहीं खरीद सकता है, उन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटा जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें सरकार को ध्यान रखनी पड़ती हैं। यानी देखो, इस मामले में सरकार को घाटा होता है। एक तो क्या होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको ज़्यादा रखना पड़ रहा है, फिर महंगी दर पर वह किसानों से उपज खरीदती है, और उसके बाद रियायती दरों पर समाज के एक बड़े वर्ग को वह सस्ती दरों पर इसको बांटती है। तो ये सरकार को घाटा होता है। घाटा क्यों? घाटा इसलिए क्योंकि अभी अधिसंख्यक किसान जो छोटे और सीमांत हैं, वो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए। ठीक है? तो देखो, इसके पीछे जो मूल फैक्टर काम आता है कि पहला फैक्टर ये आता है कि पीडीएस की जो दुकानें हैं, उनकी कीमत बाजार से, ओपन मार्केट से कम रखनी ही है, क्योंकि गरीबों को सहायता देना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा इसलिए रखना है क्योंकि वो जो उत्पादक हैं यानी किसान हैं, उनको वो जो लागत है, यानी सब्सिडी हट गई, धीरे हट गई या कम हो गई, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, तो इसलिए उनकी लागत बढ़ी हुई है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसे बोल सकते हैं कि न्याय संगत आय के वितरण के लिए ये सरकार काम करती है। तो सरकार कृषि उत्पादों की कीमतों में सिर्फ हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि देखो, एमएसपी के द्वारा ही नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं, अलग अलग प्रकार की फसलों से संबंधित जो संस्थान बने हुए हैं, वो भी उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते रहते हैं। जैसे चाहे कपास हो, चाहे जूट हो, तो कपास के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जूट के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना? जैसे भारतीय कपास निगम ये काम करता है, भारतीय जूट निगम जो है वो काम करता है, तंबाकू बोर्ड भी यह सुनिश्चित करता है कि जो कीमतें हैं वो बैलेंस्ड बनी रहे, नुकसान नहीं होना चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो ये और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सरकार बोले कि हम किसी एक चीज़ पर ज़्यादा एमएसपी दे देंगे तो सारे किसान फिर उसी फसल का उत्पादन करेंगे, दूसरी फसल जो है वो गायब हो जाएँगी, विलुप्त हो जाएँगी, उनकी कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तीसरा फैक्टर आता है, वह आता है स्फीति नियंत्रण। स्फीति यानी इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं या महंगाई कहते हैं। तो स्फीति नियंत्रण के लिए स्थिर कीमतें। इन्फ्लेशन सामान्यतः जो होता है वो डिमांड बढ़ने की वजह से होता है कि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे-वैसे इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा होता है मुख्य रूप से, और ये अच्छा भी माना जाता है। अब यहाँ सरकार ये ध्यान देना चाहती है कि मूल्य निर्धारण का उद्देश्य जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ उत्पादकों को लाभ मिले या उपभोक्ता है उसको लाभ मिले। उसके सामने तो एक से ज़्यादा फैक्टर रहते हैं ना, तो वो क्या कर सकते हैं, उत्पादकों को लाभकारी कीमत देना चाहते हैं, लेकिन कीमतें कैसी होना चाहिए, बढ़ते नहीं रहना चाहिए कि इस बार 2,500 रुपये क्विंटल है, नेक्स्ट ईयर 3,500 हो गया, फिर 4,500 हो गया, तो मुश्किल हो जाएगा। एक स्टेबिलिटी भी दिखाई दे और उत्पादकों को लाभदायी कीमत भी मिले। तो जो प्रॉपर कीमत, प्रॉपर मतलब प्रोक्योरिंग जो प्राइस है, तो उसमें एक तो स्थिरता भी रखना है। स्थिरता रखने के साथ-साथ यहाँ पर क्या रखना है कि बाज़ार से वह कनेक्टिविटी भी रहे। बाज़ार में यदि ओपन मार्केट में मान के चलो किसी फसल का प्राइस 2,500 रुपए क्विंटल है, तो सरकार मनमानी करके इसको 4,500 रुपए क्विंटल नहीं कर सकती है एमएसपी। वो इसके आसपास ही रखना चाहेगी, है ना? जिससे स्थिरता रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी आएँगे, रोज़गार आदि, ये सब चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक, अगर कीमतें अस्थिर रहती है, पता ना चले या गैस ना कर पाएँ कि गेहूँ का या चावल का एमएसपी क्या रहेगा, तो जब इसमें अस्थिर रहेगी तो इसका मतलब है इनके दाम बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। जब बहुत ज़्यादा दाम बढ़ेंगे, महँगाई बढ़ेगी, तो स्वाभाविक सी बात है फिर अधिक महँगाई उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी नुकसान पहुँचाती है और किसानों को तो लाभ मिलता ही नहीं है अधिक महँगाई का। हमने समझा था कि जो फार्म गेट कीमत रहती है, यानी किसान तो अपना उत्पाद जो है वो खेतों से ला करके 80% वह तुरंत बेच देता है, और तुरंत बेचना उसकी मजबूरी है, इमरजेंसी जिसे सेल के नाम से जानते हैं, आपात बिक्री के नाम से जानते हैं, तो उसको तो उतना लाभदायक पैसा मिलेगा नहीं। पैसा बीच वाले जो मीडिएटर हैं यानी व्यापारी हैं, बड़े होलसेल व्यापारी हैं, वो कमा लेते हैं। तो उच्च खाद्य स्फीति से सामान्य स्फीति दर बढ़ जाती है। कहने का मतलब है यदि खाद्यान्न पदार्थों में इन्फ्लेशन हुआ है तो इसका प्रभाव ओवरऑल सभी चीज़ों पर पड़ता है। इसलिए सरकार इस इनके मूल्यों को निर्धारित करते समय इस वाले पॉइंट पर भी विचार करती है या इस पर भी ध्यान देती है। ठीक। तो जब फैक्टर पूछे जाएंगे तो ये 3 फैक्टर आप बता सकते हो, तीनों को थोड़ा-थोड़ा, 2-2 3-3 लाइन लिख करके खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि ये जो कृषि मूल्य एग्रीकल्चरल जो प्राइस हैं उनका प्राइस डिसाइड कौन करता है, या एमएसपी इसको कौन डिटरमिनेट करता है, इस पर अलग से क्वेश्चन आ जाए, या ऐसा आ जाए कि कृषिगत लागत मूल्य आयोग पर टिप्पणी लिखो या इस पर शॉर्ट नोट्स लिखो या प्रकाश डालो, तो फिर यहाँ से जो मैं अब बताऊंगा वो आपको काम आएगा। भारत सरकार ने क्या किया था कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग, पहले इसका नाम था एपीसी, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, है ना, ये हुआ करता था। इसका गठन किया। देश को आज़ादी 47 में मिली, 1950 में संविधान लागू हो गया, और संविधान लागू होने के बाद हमारी सरकार का उद्देश्य था वेलफेयर गवर्नमेंट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए एक तरफ क्या किया जा रहा है कि एक तरफ औद्योगिक विकास पर फोकस किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, जिसके लिए औद्योगिक नीतियां बनाई गई, और दूसरी तरफ हमारा जो प्राइम सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी काम किया जा रहा है। इवन जो योजना आयोग बना था, उस योजना आयोग ने भी पहली योजना जो थी वो कृषि, दूसरी योजना थी वो उद्योगों से संबंधित रही थी। तो यहीं पर सरकार कार्य करती है, 1965 में एपीसी बना देती है। अब एपीसी जो बना, एपीसी का काम क्या है, तो एपीसी का काम है संतुलित और एकीकृत, बैलेंस्ड भी है और यूनिफाइड भी है, मूल्य ढांचा विकसित करना। किसके लिए मूल्य ढांचा विकसित करना? चूंकि ये कृषि मूल्य आयोग है तो कृषि से संबंधित, कृषि पण्य वस्तुएं, यानी पण्य का मतलब होता है एक प्रकार से जिन्स, उसके आइटम, तो कृषि से संबंधित वस्तुओं से
नीति बनाना, और सरकार को ये क्या करेगी, एडवाइस। आगे चल करके इसका नाम जो है बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो नाम बदला जाता है, यानी ये हो जाता है कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बन गया है न? ये क्या है, ये एक प्रकार की स्पेशलाइजेशन एजेंसी है, एडवाइजरी एजेंसी है। इसकी पूरी संरचना है वो भी यहाँ पर आप देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है कि यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है, या एक पैनल है, बोर्ड है, आयोग है, तो मेंबर है। एक बात। दूसरा आता है कि कृषिगत लागत मूल्य आयोग में जो लोग हैं वो कैसे हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट रखे गए हैं, जिन्हें किस बात की जानकारी है, उन्हें आर्थिक मामलों की भी जानकारी है, साथ ही साथ कृषि संबंधी मामलों की भी जानकारी है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति है, उनको खरीफ और रबी फसलों के लिए ये सिफारिश करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए, और किस आधार पर करते हैं वो पॉइंट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस आयोग का उद्देश्य एक तरीके से क्या हमें समझ में आता है, तो इस आयोग का उद्देश्य जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके लिए सरकार को एडवाइस करना, सिफारिश करना, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, संसाधन रिसोर्सेस जो हैं उनका कितना अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को नवीनतम तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई। कॉमन से इन पॉइंटों को आप अलग भी निकाल सकते हो। अगर पूछा जाए आयोग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, तो आप लिख सकते हो एमएसपी पर सलाह देना। फिर दूसरा आप लिख सकते हो कि संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग संबंधी सलाह देना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को नवीन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना। तो 4 पॉइंट में 4 ऑब्जेक्टिव, ये जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो 4 पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। अब ध्यान रखना है तो ये वैधानिक पैनल, लेकिन यह एडवाइस देता है। सरकार इसकी एडवाइस को मान ले, ये हमेशा सही नहीं होता है। सरकार अपने कन्वीनियंट के हिसाब से काम करती है, सरकार अपने सुविधा के हिसाब से कर। यथार्थ में अगर हम चले, कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे वर्तमान से पहले वाली सरकार हो, सरकारें वोट बैंक के लालच में काम करती हैं। जनहित उनका उद्देश्य होता ही नहीं है भारत जैसे देशों में। उन्हें ये पता है कि मुझे मेरे इस निर्णय से वोट मिल जाएंगे, तो बस उस नीति को मान लेंगे और उसी नीति को वापस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम और आप लिखेंगे नहीं। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हुए हमें लिखना यही पड़ेगा कि सरकारें जो है, या वर्तमान सरकार है, लोक कल्याणकारी है, लोकहित में काम करती है, जो फैसले हैं वो लोकहित की दृष्टि से देखे सुने समझे जाते हैं। तो सरकार को ये जो भी राय देंगे वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका स्ट्रक्चर अगर पूछ लिया जाए कि कृषिगत लागत मूल्य आयोग, तो वर्तमान में इसमें 5 सदस्य हैं। एक इसमें अध्यक्ष है, दूसरा इसका जो है वो सदस्य सचिव कहलाता है, मेंबर सेक्रेटरी कहलाता है। काम एक इसमें ऑफिशियल मेंबर होता है, और 2 इसमें जो रखे जाते हैं वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। यानी गैर सरकारी से मतलब ये है कि सरकार की ओर से अपॉइंटेड नहीं है, आम लोगों से। हालांकि आम लोग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये कितने हो गए, 2 ये, 3, 4 और 5, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, इसमें 5 होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो गैर सरकारी सदस्य हैं, सामान्यतः ये माना जाता है कि वो कृषक समुदाय से होंगे, या किसानों कृषि कार्यों की उन्हें अच्छी समझ होगी, या जो कृषि संगठन बने हुए हैं उनके साथ उनकी अच्छे तालमेल होंगे, तो ऐसे लोगों से संबंधित रखे जाते हैं। ज़्यादातर राजनीतिक नीतियां ही यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब कृषिगत लागत मूल्य आयोग ये क्या कहता है कि यह लाभकारी और स्थिर मूल्य वातावरण का आश्वासन देता है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा, इस दृष्टि से एमएसपी की सिफारिश करते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम एमएसपी डिक्लेयर तो करेंगे या एमएसपी के लिए सिफारिश करेंगे, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशनरी नहीं होगा कि इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाए। स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, और कृषि उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित रहते हैं, जिससे बाजार क्या हो, स्वाभाविक रूप से स्थिर रहे, अस्थिर ना हो। तो इससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त करने में हेल्प मिलती है। अब किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य देश में सभी राष्ट्र के किसानों को नहीं प्राप्त होता है, ये फैक्ट है। ये सिर्फ उन्हीं राज्यों को प्राप्त हो रहा है जिन राज्यों को हरित क्रांति का लाभ हुआ, पंजाब, हरियाणा।
इसके अलावा अन्य राज्यों के किसानों को इससे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। बाजार की स्थिति अस्थिर है जिससे किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंसे हैं, तो उससे बचाने के लिए भी यह इसी ढंग से काम करता है। तो सरकार दी गई जो सरकार को ये जो सिफारिशें देते हैं, सरकार उन पर काम करती है। 23 शायद 24 वस्तुओं पर एमएसपी है। एक बार इसको आप लोग रीचेक कर लेना। मुझे लगता है कि 24 वस्तुओं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसमें 7 प्रकार के तो अनाज रखे गए हैं, 5 प्रकार की इसमें दालें रखी गई हैं, 7 प्रकार के तिलहन रखे गए हैं। तिलहन वो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, और 4 कमर्शियल क्रॉप जो है वो सम्मिलित की गई हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये एमएसपी डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट, कृषिगत लागत मूल्य आयोग प्रतिवर्ष एवरी ईयर क्या करता है, अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट ये सरकार को देता है। मतलब वही रिकमेंडेशन है। ये रिपोर्ट जो है 5 कैटेगरी में वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें खरीफ की फसलें भी होंगी, रबी की फसलें भी होंगी, गन्ने के लिए अलग से, फिर जूट, पटसन और खोपरा, नारियल जिसे कहते हैं। तो ये 5 कैटेगरी में ये सरकार को अपने सुझाव देता है। ये आयोग जो है किसी वस्तु के लिए समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय उस विशेष वस्तु की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना का व्यापक अवलोकन करता है और शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभावों पर विचार करता है। वो प्रभाव क्या होंगे वो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, कल की क्लास में भी और स्टार्टिंग में आज में भी। ठीक है। आयोग किसानों को अपने उत्पादों के विपणन, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, या अपनी फसलों की उपज बढ़ाने में आने वाली बाधाओं को मौके पर ही आकलन करके राज्यों का औचक निरीक्षण भी कर सकता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है। सरकारी व्यय पर काम करते रहते हैं। ओके। नेक्स्ट, ये हो गया कृषिगत लागत मूल्य आयोग, उसकी संरचना, उसके कार्य या उसकी भूमिका आप लिख सकते हो। अब आते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रश्न आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, समझाइए। या न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालो। हुआ क्या कि शुरुआती दौर में देश जब आज़ाद हुआ तो वो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि इतनी विशाल आबादी, विशाल आबादी को दोनों टाइम यानी दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराना, ये बड़ी चुनौती थी। और संसाधन इतने थे नहीं। हम संसाधन नहीं थे तो क्या किया जाए। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व के कई सारे देशों को स्वतंत्र किया गया, भारत भी उसी में आता है। ना कि गांधी जी की अहिंसात्मक लाठी की वजह से भारत को स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल नहीं मिली, भ्रम है, मिथ्या है। अब जब देश स्वतंत्र हो गया, हमें दोनों टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं था, तो हमें वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की मेंबरशिप, यानी हम इसके फाउंडर मेंबर माने गए, एक तरीके से मिल गई। आईएमएफ जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड काम करता है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य काम था, पहला काम क्या था कि जो दूसरे विश्व युद्ध में वे अर्थव्यवस्थाएं जो नष्ट हो गई थी उनको दोबारा से खड़े करना, और साथ ही साथ इसका काम ये भी होता है कि विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनको सहायता करना, गरीबी दूर करना। एक नाम आता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने रिसर्च की, रिसर्च करके हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV, यानी उन्नत उपज देने वाले जो बीज हैं, ऐसे सीड्स जो हैं वो तैयार किए थे, गेहूं और चावल के प्रमुख रूप से। और उनका जो परीक्षण था मैक्सिको में सक्सेसफुल हो चुका था। अब ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई गई, इनकी विशेषता ये थी कि ये हमारे जो देशी पौधे हैं गेहूं के या चावल के, उससे ये 1.5 से 2 गुना अधिक उपज देते हैं। तो अब चुनौती ये आती है कि इन बीजों को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे खरीदेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने सहायता दी और तत्कालीन हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे डॉक्टर स्वामीनाथन, उनके सहयोग से ये रियायती दरों पर हमें ये बीज प्राप्त हुए। दूसरा फिर चैलेंज आया कि इन बीजों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे।
तो इस बीजों का प्रयोग करने के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, वहाँ के किसान तैयार हो गए कि इन बीजों का हम अपने एरिया में प्रयोग करने के लिए रेडी हैं। फिर इन बीजों के साथ समस्या ये थी कि इनको अतिरिक्त रूप से न्यूट्रिशंस पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि रासायनिक उर्वरक, विशेषकर एनपीके, नाइट्रोजीनियस, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये भी जो है हमें विश्व बैंक की सहायता से प्लस कुछ हमारे उद्योगपतियों की सहायता से मिलना शुरू हुए। अब उर्वरक जो है, उन उर्वरकों का जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंचाई के लिए यह जो रीजन था पंजाब, हरियाणा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, नहरें, ट्यूबवेल, वो फेवरेबल कंडीशन थी, तो ये समस्या भी सॉल्व हो गई इसी क्षेत्र में। एक समस्या और बच जाती है कि ये जो बीज थे, इन पर कीट पतंगों का प्रकोप ज़्यादा होता है, कीटनाशकों का प्रकोप जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या चाहिए, कीटनाशक। तो कीटनाशक जो है वो भी उपलब्ध कराए गए। और यह सारा का सारा जो काम हुआ 96 से 69 के बीच में। हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, वो काम नहीं कर पा रही थी, आगे समझेंगे। तो इन 3 वर्षों के दौरान जो है भारत में एक प्रकार से मिरेकल हो गया, जादू हो गया, चमत्कार हो गया। और वह चमत्कार किस नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी हमारी जो उपज थी गेहूं और चावल की, जितनी उपज हम करते थे उससे 1.5 से 2 गुना उपज होने लगी। तो अब जो समस्या थी खाद्यान्न की, वो हो गई दूर। दूर हो गई तो आगे क्या हुआ कि अब 1966-67 में सरकार क्या करती है, गेहूं के लिए एमएसपी की शुरुआत करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। चूंकि उपज ज़्यादा होने लगी है तो स्वाभाविक है, ये तो एग्रीकल्चरल फसल है, इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। कीमत नहीं बढ़ेगी तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनाउंसमेंट की। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि वह मूल्य है जिससे कम पर किसानों की उपज कोई अन्य नहीं खरीदेगा। सरकार पूरा नहीं खरीदेगी, लेकिन सरकार एक कोटा अपना सेट कर लेगी कि कितना हम खरीदेंगे, बाकी अगर व्यापारी खरीदता है तो उतने मूल्य से कम पर नहीं खरीदेगी। तो इसका उद्देश्य यही था कि किसानों को किससे बचाना, नुकसान से बचाना, यानी उनका जो मुनाफा कम ना हो जाए। चूंकि हरित क्रांति हो गई है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो अगर फसल कट जाती है और कटने के बाद कीमतें ज़्यादा उत्पादन हो गया है, तो बाजार अपने थ्योरी पर काम करता है कि अधिक प्रोडक्शन कीमत कम, कम प्रोडक्शन कीमत ज़्यादा। तो कीमतें गिरती हैं तो सरकार एमएसपी पर फसल खरीदेगी, यानी इनडायरेक्टली वो किसानों की मदद करेगी। ठीक है। अब सरकार ये एमएसपी पर खरीदेगी कैसे, तो ये कृषिगत लागत मूल्य आयोग जो अभी हमने पढ़ा था वह सिफारिश करता है, तो उनकी सिफारिश के हिसाब से ये खरीदते हैं। तो सरकार, राज्य सरकार, संबंधित मंत्रालय, इन सबको ध्यान में रख करके ये एमएसपी इस तरीके से निर्धारित होता है ना। तो पहले तो सिर्फ खाद्यान्न के लिए, बाद में तिलहन, दलहन, इनके लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गए, वो सब आने लगे, है ना। कृषि सहकारिता विभाग, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नैफेड तिलहन और दलहन की खरीद के लिए नोडल एजेंसी, यानी ये न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करेंगे तो इनकी खरीद जो है ये वाली संस्था करेंगी। ठीक है। तो ऐसे करके ये एमएसपी वाला जो टूल है, मशीनरी है, वो काम करती है। तो खरीद मूल्य ये कब अनाउंस कर देते हैं, तो जब फसल बोई जाती है तो उसी समय अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बाद में इसमें कुछ बोनस अमाउंट भी 100 रुपये पर क्विंटल या 75 रुपये पर क्विंटल, वो भी अनाउंस कर दिया जाता है। तो देश के आर्थिक मामलों में कृषिगत लागत मूल्य की जिम्मेदारी को क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इतना जब समझ में आ गया है तो यहीं पर मैं आपसे बोलूँगा कि ये पीडीएस वाला, हालांकि सिलेबस में इस बार नहीं दिया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके क्या गुण हैं, क्या इसके दोष हैं, उस पर एक टिप्पणी जरूर आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है सिलेबस में ना होते हुए भी पूछ लिया जाए। तो अभी के लिए इतना। आगे का जो लेक्चर है वो आपको कल मिलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की औद्योगिक नीतियाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लगेगा आपको पढ़ते हुए।
उसके नोट्स आप साथ में बनाते जाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। इस वेबसाइट पर जाकर के व्हाट्सएप भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड गुड लक।